और मैंने एक चीज़ और देखा है, जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीति करना एक अलग विषय है, और जब आप मैदान में उतर गए हैं जी, जब तक आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे हर जाति और धर्मों का, आप कुर्सी नहीं पाएंगे। मेरा साफ सिद्धांत है। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम कहते हैं आप किसी चीज को ना मानिए। मैं आपकी सबकी, मैं पर्सनल सबकी बात कर रहा हूँ कि आप किसी चीज को मत मानिए, ठीक है, मत मानिए, लेकिन आप किसी को टारगेट मत करिए। दूसरी चीज, बिहार, आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की जो लोग है, आवाम है, जो वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा, संस्कृति और ज्ञान, आज के जो वहाँ के एजुकेशन है, वो बड़ी मजबूती से लोग शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में जागृत होते चले जा रहे हैं। हाँ, वो तो है हर जगह। और बिहार की बात करें तो आप मान के चलिए 55 से 60% के बीच में जो बिहार की टोटल आबादी है, उस आबादी के आंकड़े में 55 से 60% के बीच में लोग 25 से 30 साल के बीच में युवा आबादी है। जी जी। तो बिहार कहीं ना कहीं इस समय का सबसे युवा स्टेट, युवा राज्य है। हाँ, कारण यही था, मेन कारण यही था। जब आज हर घर का सदस्य कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार के विकास के लिए काम करता है, और युवाओं की अब अहम भूमिका आ रही है, किसी भी चीज, किसी भी विकास के लिए युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। तो बिहार के चुनाव में मेरा जो विवेक कहता है, मेरा जो आकलन है कि ये जो 58%, 55% से 60% की जो आबादी युवा की रही है, जो 25 से 30 साल के रहे, ये इन्होंने राजनीतिक परिवेश को ही बदल दिया। और ये कहीं ना कहीं आप इंटरनली देखेंगे तो बिहार की राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण वहाँ का युवा। एक चीज़ और मैंने देखा है, जब चुनाव करीब आता है या चुनाव की गिनती हो जाती है, कौन सत्ता आ जाता है, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है ईवीएम के द्वारा चुनाव ना कराया जाए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जाए। मैं तो कुछ लोगों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, मैं तो एक पत्रकार के नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि बंगाल में क्यों, बंगाल में इनका ईवीएम क्यों नहीं चला? बंगाल तो बहुत अहम भूमिका है हिंदू के लिए, भारत के जो हिंदू लोग मानते हैं, हिंदू कहते हैं कि हिंदू देश होना चाहिए, वो अहम भूमिका नहीं आ पाते हैं। और बिहार की जो गिनती हुई, कहीं 1000, 2000, 3000 से सबसे ज़्यादा जीत हार हुआ है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि ईवीएम का मामला है, ये जनता का अधिकार था, जनता ने अधिकार दिया, वोट दिया। मेरा जो मानना है, आपका क्या मानना है? कि मैं किसी का नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन जो मैंने देखा है, जैसे आप बात करें ईवीएम हैक की, तो कुछ हमारे बड़े नेता हैं, और वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, सारे लोग जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ग्राफ बढ़ता है और जनता भाजपा को लाइक करती है, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को बढ़ाती है, उनके काम को देखते हुए, उनकी विचारधारा को, उनकी शैली को देखते हुए जब वो उनके प्रति रुझान आता है जी जी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का उधर ग्राफ बढ़ेगा तो इधर ईवीएम हैक हो जाएगा तुरंत। जी 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 जी, तुरंत वो उनके पास और कोई मुद्दा नहीं बनता है, कोई चीजें नहीं बचती हैं। आखिर आपने चुनाव के पहले जितनी भी बातें थी, जी, आपने उन बातों पर विचार विमर्श किया, जी जी, और जो वोटिंग की बातें थी, आपने वोट चोरवा तक, जैसे मतलब कि किसी भी विचारधारा, किसी भी स्तर पर गिर जाना, मैं अपने जनता विपक्ष का काम रहा है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि समय कम मिलता है चैनल पे। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार दोस्तों जान लीजिए, विपक्ष जब चुनाव हारता है, ईवीएम हो गया, वोट चोरी हो गया, ये कहकर अपना मुंह छिपाता है। मेरा जो अनुमान है, मैं पत्रकार की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख लीजिए कि 20 साल पहले का भारत कैसा था, 15 साल पहले का भारत कैसा था। जब मोदी जी आए, मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं विरोध भी करता हूँ, गलत करते हैं, लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने नब्ज पकड़ा, एक घर घर राशन पहुँचता। उसके पहले एक बीपीएल सूची होती थी, आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, एक बीपीएल सूची होती थी, उसके अंतर्गत जो आता था उसी का राशन बनता था, उन्हीं को आवास मिलता था। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी आए, वो नब्ज पकड़े कि आवास, कॉलोनी, जो छत बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, उन्होंने घर घर तक का आवास पहुंचाया, घर घर तक बिजली पहुंचाया, रास्ता पहुंचाया। कहीं ना कहीं ये रोजगार के मामले में भटके हुए दिखे लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है इनके सरकार में, यही एक कमी है। और कहीं ना कहीं और जगह ये सामंजस्य बनाए हैं जिस हिसाब से आवास। आप सभासद हैं, आप बताइए कॉलोनी किस प्रकार से बट रहा है? जी जी, कहा नहीं जा सकता कितना बट रहा है। आपने पत्रकार बंधु, आपने सही कहा। जैसे अब तक की जो सरकारें रही हैं 2014 के पहले, जो उनका काम करने का तरीका रहा है, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम करने का उनका तरीका रहा है,
हमारी पार्टी की जो विचारधारा रही है, उन्होंने जो काम किया है वो सब लोगों के लिए, उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। जी जी, वो क्राइटेरिया हटा उन्होंने दिया केवल BPO सूची एक वाला। क्राइटेरिया रखा है कि यदि आप पात्र हैं। पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं और आपके पास ये भी एक क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे नहीं मतलब। अगर आपके पास छत नहीं है तो आपको छत मिलेगी, आपके पास राशन नहीं है तो राशन आपको मिलेगा। जी जी, आपके पास रास्ते की व्यवस्था नहीं है, आप अगर किसी गवर्नमेंट सर्कल में है, कुछ भी है, अगर आपके घर रास्ता नहीं जा रहा है तो रास्ता नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्राइटेरिया से बाहर जाकर उन्होंने आप काम भारतीय किया। जनता पार्टी के सभासद हैं, तारीफ कर रहे हैं, युवा भटक रहा है, युवा रोड पे है, रोजगार आप क्यों नहीं आ युवाओं रहा? की बात करेंगे, रोजगार आप क्यों नहीं देखिए दिया जा धीरे धीरे हर चीज में शुरुआत होती है, किसी भी चीज को करने के लिए समय लगता है। और आप रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार में भी हम कहीं नहीं पीछे नहीं है। किसी न किसी स्वरोजगार की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विचारधारा रही है वो ये रही है कि अगर आप नौकरी की क्षेत्र में हैं तो नौकरी भी आपको मिलेगी। स्वरोजगार को आप कोविड-19 के बाद की बात करेंगे तो केंद्र सरकार की ज्यादातर योजना ये रही है स्वरोजगार के लिए। आप किसी भी बैंक में जाइए, आज आपको अपना रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना भटकना पड़ता था, या आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। 2014 के पहले रेयर केस में लोन मिलते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए। आज की डेट में आपको हर बैंक से काम करने के लिए लोन की व्यवस्थाएं अवेलेबल भटक गए, लोन की व्यवस्था अलग है। नहीं, ये आप मानिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं? सरकार हर जगह सरकार बना रही है, लेकिन आप ये मानिए कहीं ना कहीं रोजगार के साथ नहीं। खिलवाड़ हो रहा, वैकेंसियां खाली हैं हर विभाग, वैकेंसियां एक लेखपाल देखिए, भाई धीरे साहब धीरे 17 गांव देख रहा है। धीरे धीरे आप भी देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो रहा है, धीरे धीरे फिर से आ रही है वैकेंसियां। हाँ, तो ये कहिए वैकेंसी ला रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपकी किसी हर भी चीज व्यवस्था को मुझे ठीक लग आप रही है, एक लेकिन बार ये नहीं। थाली में रखे खाने को आप पूरा एक साथ नहीं समेट के खा सकते हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। 5 मिनट आप रुकेंगे, अच्छे से भोजन करेंगे और डाइजेशन भी होगा, पचेगा भी हो, किसी भी तरह की आपको बदहजमी नहीं होगी। जी 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 तो किसी भी चीज के लिए आप समय दीजिए। जी जी तो जो स्वरोजगार की बात मैं कर रहा हूँ, जी जी, जैसे आप नौकरी करिए, पढ़ाई करिए, एजुकेशन में आप जुटिए और उसके बाद आपके लिए ट्रैक बना हुआ है, आप नौकरी के लिए लगिए लाइन में। देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, तो सरकार की जो विचारधारा रही है वो हर चीज को एक क्राइटेरिया की तरह, हम व्यवसाय की तरफ व्यवसाय घुमाना की चाह रहे हैं, तरफ लोन दे रहे हैं, आप आप जाइए व्यापार स्वरोजगार भी करिए, नौकरी भी मिले लोगों को, रोजगार भी मिले। यानी कि हर परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उनके पास स्वरोजगार है, जीविका या इनका कहने का मतलब है, जैसे के लिए आपके पास कोई ना कोई व्यवस्था होनी हाँ चाहिए। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है जो हर लोगों का क्राइटेरिया बंटा है। जैसे राजनीति में क्राइटेरिया, कुछ लोग परिवार में 4 लोग हैं, चारों की विचारधारा अलग अलग है। तो अगर जो लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं व्यवसाय की तरफ जाए, हर व्यक्ति रोजगार ना खोजे, ये भी इनका बहु कहीं ना कहीं बात सत्य है। हर व्यक्ति अगर रोजगार खोजेगा तो सरकार रोजगार आपको नहीं दे पाएगी। आप व्यवसाय करिए, जब तक आप व्यवसायिक नहीं बनेंगे तब तक भारत विकसित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। ये जीत जो है विकास की जीत है, रोजगार की। कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार भी समय समय पे आया, और कहीं ना कहीं विकास जो 15 साल पहले, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, 15 साल पहले जो भूमिका वहाँ की स्थिति थी, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। यही कारण है कि पूर्ण बहुमत नहीं कह सकते, परिपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए जब आप किसी के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे तो समय जरूर लगेगा। जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो कण कण में विद्यमान है, आप उसके अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे तो आपका अस्तित्व स्वयं खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, देखिए संविधान का समय है। ये आप कह रहे हैं कि आप भाई हिंदू धर्म में हैं, आप देवी देवताओं को मानते हैं, आपने पहले शब्द में कहा भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। देखिए मैं सभी धर्मों की यहाँ से मान्यता है, जैसे किसी आप धर्म के मानिए आपके आराध्य धर्म, को अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है हम किसी भी संविधान, राजनेता को। हमने कहा पहले ही कि आप और हम सारे लोग संविधान से बने हैं, लेकिन वही संविधान आपको आपके धर्म के लिए आजादी दे रहा है। जी जी जी, ये बात और हमें हमारे धर्म के लिए आजादी दे रहा है। तो हम आपके धर्म पे तो अस्तित्व पे उंगली उठा नहीं रहे हैं। हाँ, आप हमारे पे उठाएंगे तो हमारे पास अगर उठाएंगे तो संविधान की कुछ धाराएं हम भाई उसके अंतर्गत आपके लिए व्यवस्था करेंगे, और नहीं तो अगर जो हमारी श्रद्धा है हम उसके लिए आप किसी के अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं, अभी इनके पिता के ऊपर कोई आवाज उठा दे, इनको कैसे लगे, कैसे तिलमिला जाएंगे। ये बात सही है आपकी। किसी मैंने कहा किसी की भावनाओं, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं मित्रों, अपितु इस पूरे संसार में सनातन की एक अलग पहचान है, सनातन की एक अलग विचारधारा है, सनातन के प्रति एक अलग जुटाव है, और आप उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। संविधान की भी अलग पहचान है, मैं उसको भी मैंने पहले कहा ना कि संविधान एक
संविधान एक आपकी व्यवस्था है। पार्टी राम के नाम पे बड़ी राजनीति करती है। नहीं, राम के नाम पे हमने ये बात मानिए आप। पहले कहा ना कि हम अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज राम है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन आप किसको अपना पूर्वज मान रहे हो? ये तो हमने बिल्कुल। कभी उस पे उंगली नहीं उठाया। हाँ, ये बात आपकी किसी मानिए। भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हो, नेताजी रहे हो, कोई भी रहा, हमारी पार्टी के कोई भी हमारे बंधु भाई रहे हो, चाहे बड़े स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे, उन्होंने कभी किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, कभी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। अभी हम किसी के पिताजी के ऊपर बात कर लें, किसी के परिवार पे बात कर लें, देखिए कैसे तिलमिला जाते हैं। भाई ये बात सही है, किसी के भावनाओं, तो किसी आप धर्म को हमारे मानते जो हैं। हम जिसको हम मान रहे हैं कि सृष्टि चला रही है, आप हमें नहीं मान रहे हैं। हम कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आया, अयोध्या धाम की पावन धरा पर विकास, रामलला जी के विराजमान होने का मुद्दा आया, और एक टीम गठित हुई भारत न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की। उस न्यायाधीश प्रक्रिया में इस पे पार्टी जो- की चर्चा करेंगे, समय बड़ा कम मिलता है चैनल पे। मैं बस फिर बुलाएंगे एक मिनट- आपको, बस बड़ा एक अच्छा लगा मिनट- बात करने में। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा जी कि जी। जैसे अस्तित्व की बात आई, आप किसी के अस्तित्व को सबूतों के आधार पर ही मानते हैं। तो जैसे जिस देश में, जिस परिवेश में आप अस्तित्व, उसके पूर्वज जो वहां की धरोहर रही हो, उसके ऊपर आपको साक्ष्य देना पड़े और उस साक्ष्य के लिए आप बार बार क्रोधते रहे। जैसे आपने साक्ष्य ले लिया, अगर अब आप बात करिए, संविधान की बात कर रहा हूं मैं, संविधान सबको आजादी दे रहा है। उसी तो मैंने संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका में रामलला जी के विराजमान होने की आजादी दी गई। हाँ, अब उस पे चर्चा नहीं करना उसके चाहिए। बाद भी आप मान नहीं रहे हैं। अब जब आखिर कहाँ लंबा जाएंगे? चर्चा हो जाएगा ना, यही हर होगा मंच फिर। पे आप राम की ही चर्चा करें फिर और नहीं, मुद्दों पे मैंने- ना जाएं, ये आपने कहीं ना कहीं शुरू ये की, भी तो जैसे है। देखिए, आप पत्रकार हमारे- हैं, मैं भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ही मानता हूँ, लेकिन नहीं, मैं संविधान को उससे ज्यादा मैं भी मानता हूँ। उस चीज को कह रहा हूँ। मैंने तभी कहा ना कि सामंजस्य आप रहेगा। अस्तित्व पे उंगली मत उठाइए। खेसारी लाल जी की बात करते हैं, हाँ, वो अस्तित्व तो उठाया पा तो गए कहाँ अपना गए? प्रसाद। तो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अब उन्हीं की खेसारी बात लाल नहीं। यादव जी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े होते और किसी धर्म को ट्रोल ना किए होते, भगवान राम का ट्रोल ना किए होते, ब्रह्मा की लकीर बदलने की बात ना किए होते, नाम बदलने की बात ना किए होते, आज विधायक रहते। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि 7-8 हजार कुछ वोट नहीं है, कहीं ना कहीं 7-8 हजार इनके पार्टी के लोग ही भगे होंगे जो देखिए, सिंपल सी बात है, को टारगेट आप किए। किसी के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो जनता आपका अस्तित्व खत्म कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार वासियों के लिए। आपने पूर्ण बहुमत में सरकार बनाया, आपका विकास हो, आपका विकास ही हमारी खुशी है। और इसी के साथ और सबसे बड़ी चीज बस मैं ये कहना चाहूंगा, बिहार की जो युवा जनता है और वहां से हमारे प्रदेश की जो जनता, उत्तर प्रदेश के जो युवा वर्ग है, मैं जिस तरीके का परिवर्तन और एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है बिहार में, और उसी परिवर्तन की चाह उत्तर प्रदेश में भी युवाओं के द्वारा की जाएगी। ये 2027 का इलेक्शन रोजगार, बताएगा। रोजगार रोजगार तो मिलेगा। मैं पत्रकार हूं, क्योंकि लोग भटक मैं रहे हैं कह दर रहा दर। हूं, रोजगार अभी आपकी तक आप पार्टी बहुत देखिए, अच्छी, लेकिन कभी रोजगार भी- के मामले में पीछे। कभी भी 45,000 की वैकेंसी होमगार्डों की नहीं निकली। ये हमारे मन में वैकेंसी निकाल के वही पकड़ लिए हैं। हर नहीं, विभाग हम में कह पद रहे- खाली है, वो आप नहीं हमने पकड़ आपसे रहे हैं। कहा ना कि भोजन आपका थाली रखा हुआ है, आप उसको एक बार में समेट के नहीं खा पाएंगे, धीरे समय देना पड़ेगा। आप मान के चलिए, आप देख लीजिए, ग्राफ उठा के देख लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए कि कब की वैकेंसी निकली है होमगार्डों की। आप छोटे से पद की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर व्यवस्थाएं धीरे धीरे हैं और सब बनती चली जाएंगी। तो रोजगार की बात पे, रोजगार मिलेगा और सबको मिलेगा। हर परिवार में जीविका याजन के लिए चर्चा फिर करेंगे, यूपी की व्यवसाय भी होगा, चर्चा चाहे करेंगे, रोजगार राजनीति होगा, में। सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय दिए। बहुत 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 आपको। धन्यवाद। बड़ा मिठाई अच्छा उठाई लगा। खिलाइएगा आप, आपकी पार्टी सरकार बड़ा बनाई अच्छा है। लगा आपसे लेकिन मिल रोजगार करके। अहम मुद्दा रोजगार। और बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल।